हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, मंगोल और उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। अपनी प्राकृतिक सीमाओं के कारण भारत कई दिशाओं से बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करता था, लेकिन सिर्फ आपका जो पश्चिमी वाला उत्तर पश्चिमी का जो इलाका था वहाँ की सुरक्षा कमज़ोर थी। और वहीं से जितने भी आक्रमणकारी आए भारत में इसी क्षेत्र से आए थे, चाहे वो हुड़ हो, सिथियन हो या आदि की तरह तुर्क भी इसी क्षेत्र से पहाड़ों के दर्रों से होकर भारत में घुसे थे, ठीक है ना, जहाँ से उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। इन पहाड़ों का विस्तार कुछ इस तरह था कि पंजाब और सिंध की उपजाऊ घाटियों की रक्षा करने के लिए काबुल से लेकर गजनी होते हुए कंदहार तक पहुँचने वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना ज़रूरी था। पश्चिमी एशिया की पल पल बदलती परिस्थितियों के कारण दिल्ली सल्तनत इन सीमाओं की ओर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही थी, ठीक है ना, जैसे भारत को उस ओर से बराबर खतरा बना रहा। ख्वारिज्म साम्राज्य के उदय के फलस्वरूप काबुल, कंधार और गजनी पर गौरियों का नियंत्रण तेजी से मिट चला था और ख्वारिज्म साम्राज्य की सीमा पूरब में सिंधु नदी तक पहुंच गई थी। मालूम होता है कि उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वारिज्म शासकों और कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष शुरू हुई होने वाला है, लेकिन तभी इसी में भी एक बड़ा खतरा उपस्थित हुआ। हमारा तात्पर्य मंगोल नेता चंगेज़ खां के आगमन से है, ठीक है ना। चंगेज़ खां अपने को ईश्वर का अभिशाप कहने में गर्व का अनुभव करता था। मंगोलों ने 1218 ईस्वी में ख्वारिज्म साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। ईश्वर का अभिशाप कौन कहलाता था अपने आप को? चंगेज़ खां। ओके, जक्सार्टेस से लेकर कैस्पियन सागर और गजनी से लेकर इराक तक फलते फूलते नगरों को मंगोलों ने बर्बाद कर दिया था। ग्रामीण इलाकों में काफ़ी तबाही मचाई थी। बहुत से तुर्क सैनिक मंगोलों के साथ जा मिले। मंगोल युद्ध के एक उपकरण के तौर पर आतंक का प्रयोग जानबूझ कर करते थे। जब कभी कोई नगर जीत लिया जाता था तो विजितों के सभी सैनिकों और उनके बहुत सारे सरदारों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। गैर सैनिकों को भी बख्शा नहीं जाता था और कारीगरों को मंगोल सेना में सेवा करने के लिए पकड़ लिया जाता था। कुल मिला के मंगोल लोग एक बर्बर जाति के लोग थे और वह किसी भी हद तक जा सकते थे। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो भारत पर मंगोल खतरा 1221 ईस्वी में आया। ख्वारिज्म राजा की पराजय के कारण युवराज जलालुद्दीन जान बचाकर भाग निकला, लेकिन चंगेज़ खां उसका पीछा करता रहा। जब चंगेज़ खां द्वारा ख्वारिज्म साम्राज्य पर आक्रमण किया गया तो ख्वारिज्म साम्राज्य का जो युवराज था उसका नाम था आपका जलालुद्दीन। वह जान बचाने के लिए भाग रहा था इधर उधर और चंगेज़ खां उसका पीछा कर रहा था, ठीक है ना। फिर वही जलालुद्दीन जो है आपका सिंधु नदी के किनारे युवराज ने चंगेज़ खां के खिलाफ जमकर लोहा लिया, लेकिन वह पराजित हो गया और उसने अपने घोड़े को सिंधु नदी में उतार दिया और उसे पार करके वह भारत पहुंच गया। जो जलालुद्दीन अब वह भारत आ चुका था और चंगेज़ खां भारत आने के लिए उसे सिंधु नदी पार करनी पड़ती थी। लेकिन चंगेज़ खां ने इस समय तब इल्तुतमिश का शासन था अपने भारत देश में, सुल्तान था इल्तुतमिश। उसने इल्तुतमिश से कहा कि आप युवराज को पकड़ के दीजिए, मैं आपके ऊपर आक्रमण नहीं करूँगा। तो इल्तुतमिश ने युवराज जलालुद्दीन को पकड़कर चंगेज़ खां के हवाले कर दिया था और तब तक चंगेज़ खां सिंध नदी के किनारे मंडरा रहा था, ठीक है ना। तो वही कहते हैं कि मंगोलों का आक्रमण खाई चंगेज़ खां सिंध नदी के किनारे अगर ना मंडराता, अगर वो भारत में एंट्री कर लेता तो आज भारत के मेडिवल हिस्ट्री कुछ और ही होती। और इसी कमजोरी को भांपते हुए इल्तुतमिश ने मुल्तान और पंजाब का जो आपका इलाका था उसे कोबाचा से प्राप्त कर लिया और मंगोलों के खिलाफ किसी भी हद तक मजबूत रक्षा पंक्ति कायम करने में सक्षम हो चुका था। यानी कि अब पंजाब और लाहौर का जो इलाका था वह इल्तुतमिश का हो चुका था। ओके, अब इल्तुतमिश उसको और मजबूत करने के चक्कर में लग चुका था कि मंगोलों का आक्रमण कभी भी हो सकता है, वह उसको भाप गया था। चंगेज़ खां 1226 ईस्वी में मर गया था, ठीक है ना। 1240 ईस्वी तक मंगोलों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, परहेज कर रहे थे, क्योंकि उनका सारा ध्यान इस समय ईरान में और इराक में व्यस्त था। 1241 ईस्वी में हेरात, गौर, गजनी तथा तुखारिस्तान में मंगोल सेनाओं का अधिपति तैर बहादुर लाहौर की सीमा पर आ पहुंच चुका था। लाहौर के सूबेदार ने बहुत ही अजीज़ी के साथ सहायता के लिए दिल्ली से अनुरोध किया, पर दिल्ली ने कोई सहायता नहीं दी और इसी वजह से जो मंगोल के आक्रमणकारी थे वह लाहौर को जनशून्य बना दिए थे। ओके, फिर इसी को भापते हुए 1245 ईस्वी में मुल्तान पर चढ़ा है ये लोग और तब बलबन एक विशाल सेना लेकर तेजी से मौके की ओर बढ़ चला और इस विपत्ति को टालने में कामयाबी हासिल कर ली।
ठीक है। तब तक बलबन की सत्ता आ चुकी थी। इसी बीच इमादुद्दीन रैहान के नेतृत्व में बलबन के प्रतिद्वंदी उसे पदच्युत कराने की जोड़ तोड़ में लग गए थे। जब बलबन इन लोगों से निपट रहा था, उसी दौरान मंगोलों को अच्छा मौका मिल गया और उन्होंने लाहौर पर कब्जा भी कर लिया। ओके, कुछ तुर्क अमीर भी, जिसमें मुल्तान का सूबेदार शेर खां भी शामिल था, मंगोलों के साथ जा मिला। यद्यपि बलबन ने मंगोलों के खिलाफ जमकर लोहा लिया, तथापि दिल्ली सल्तनत की सीमा धीरे धीरे झेलम से व्यास तक सिकुड़ गई। स्मरणीय रहे कि उन दिनों व्यास नदी रावी और सतलज के बीच बहती थी। अंत में बलबन मुल्तान को मंगोलों से फिर से हासिल करने में कामयाब हो गया, लेकिन उस पर उनका दबाव बराबर बना रहा। अभी तक बलबन सुल्तान नहीं बना था, अभी तक संरक्षक ही था। यही वह परिस्थिति थी जिसका सामना बलबन को सुल्तान की हैसियत से भी करना पड़ा था एक समय। इस सिलसिले में उसने शक्ति और कूटनीति की मिलीजुली नीति अपनाई। उसने तबर हिंद, सुनाम और समाना के किलों की मरम्मत करवाई और मंगोलों को व्यास पार करने से रोकने के लिए वहाँ एक प्रबल सेना तैनात कर दी थी। इस सीमा पर अधिक से अधिक चौकसी रखने के लिए उसने हमेशा दिल्ली में ही मौजूद रहा और किसी सैनिक कार्रवाई के सिलसिले में कहीं दूर भी नहीं जाता था। साथ ही उसने ईरान के मंगोल इल खान इल हलाकू के पास और आसपास के शासकों के पास कूटनीतिक टोह लेने के लिए अपने आदमी भी भेजे थे। हलाकू के दूत दिल्ली आए, जिनका बलबन ने दिल खोलकर स्वागत सम्मान किया। वह पंजाब के बहुत बड़े हिस्से को मंगोलों के नियंत्रण में रहने देने पर चुपचाप राजी हो गया। बदले में मंगोलों ने दिल्ली पर कभी कोई हमला करने का वादा किया था, हमला नहीं करने का वादा किया था, लेकिन सीमाएं अनिश्चित रहीं और मंगोलों को रोक रखने के लिए बलबन को लगभग हर साल उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करनी पड़ती थी। मंगोल मुसीबत का सामना करने के लिए बलबन ने जो रणनीतिक और कूटनीतिक व्यवस्था की थी, वह 1286 ईस्वी में उसके मृत्यु के उपरांत भी दिल्ली सल्तनत के काम आती रही। 1292 ईस्वी में हलाकू का एक पौत्र अब्दुल्ला 1,50,000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ चला, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी तब तक खिलजी वंश आ चुका था। जलालुद्दीन खिलजी ने उसे बलबन द्वारा भटिंडा, सुनाम आदि में स्थापित सीमा सुरक्षा पंक्ति के निकट पराजित कर दिया। पस्त हिम्मत मंगोलों को युद्ध विराम का निवेदन करना पड़ा। इस्लाम कबूल करने वाले 4000 मंगोल भारतीय शासकों के पक्ष में आ गए और वह दिल्ली के निकट बस गए। यही बाद में उपद्रव करते हैं। मंगोलों के पंजाब से आगे बढ़कर दिल्ली पर धावा बोलने के प्रयत्न का कारण मध्य एशिया की राजनीति में आया परिवर्तन था। ईरान के मंगोल इल खान ने कुल मिलाकर दिल्ली के सुल्तानों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखा। पूर्व में उसने उनके प्रतिद्वंद्वी चगताई मंगोल थे, जो ट्रांसऑक्सिनिया पर शासक करते थे। ट्रांसऑक्सिनिया का शासक दावा खां, और जब ईरान के इल खान के खिलाफ कामयाब नहीं हुआ तो उसने भारत को जीतने की कोशिश की। 1297 ईस्वी में उसने दिल्ली की रक्षापंथी का काम करने वाले किलों पर एक के बाद एक कई हमले किए, पर 1299 में उसके बेटे कुतुलुग खां ख्वाजा के नेतृत्व में 2 लाख मंगोलों की विशाल सेना दिल्ली को जीतने के लिए आ पहुंची। उन्होंने आसपास के इलाकों को दिल्ली का संपर्क काट दिया, यहाँ तक कि वे दिल्ली की कई गलियों में भी घुस आए। यह पहला अवसर था जब मंगोलों को दिल्ली पर अपना शासन स्थापित करने के लिए हमलों का तांता लगा दिया गया था। इन दिनों दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। उसने मंगोलों से दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया, ठीक है ना, 2-2 हाथ करने का फैसला लिया। कई लड़ाइयों भारतीय सेना विजयी रही, हालांकि उनमें से एक में प्रसिद्ध सेनानायक जफर खां खेत रहा। कुछ समय बाद मंगोल वापस लौट गए और उन्होंने संपूर्ण युद्ध को खतरा मोल नहीं लिया। 1303 ईस्वी में 1,20,000 एक फौज के साथ मंगोल फिर से आक्रमण आधम के, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से राजपूताना में चित्तौड़ के खिलाफ सैनिक कार्रवाई में लगा हुआ था उस समय अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन तब भी वह मंगोलों को खबर आते ही वह वापस लौटा और दिल्ली के निकट सीरिंदा नामक अपनी नई राजधानी में किलेबंदी करके बैठ गया और मंगोलों को परास्त कर दिया था। अब तक ये निश्चय हो चुका था कि दिल्ली सल्तनत इतनी मजबूत हो गई थी कि मंगोलों के आक्रमण से वह सक्षम थी और मंगोलों के आक्रमण को वह ध्वस्त कर सकती थी। इस प्रकार देखा जा सकता है कि 13वीं सदी के पूरे दौर में दिल्ली के सुल्तानों को उत्तरी पश्चिमी से एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा। यद्यपि मंगोलों ने धीरे धीरे पूरे पंजाब और कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, दिल्ली को कभी संकट में डाल दिया था तो कभी तुर्क शासकों की दृढ़ता और शक्ति का यह परीक्षा हमेशा करते रहते थे। अब मंगोलों की ओर से दिल्ली सल्तनत के लिए पैदा किए गए इन सब खतरों का सल्तनत की सभी आंतरिक समस्याओं पर बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा था। ओके,
अब हम लोग नेक्स्ट में आंतरिक विद्रोह और दिल्ली सल्तनत के प्रदेश विजय को स्थायित्व प्रदान करने के लिए संघर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे।